एक मैंने महसूस किया कि हमारी मंडियां, हमारे व्यापारी और हमारे अफसर किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं दे रही हैं। दूसरा, उनके अंदर घृणा, धार्मिक घृणा ऐसी पैदा की जा रही है ताकि आदमी आदमी से जुदा हो जाए। लोगों की एकता इसने मजबूत की है और दूसरा, मंडियों के सामने बोलने की ताकत आई है। इस आंदोलन ने जुबान दी है। जब मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, स्वर्ण मंदिर है उधर अमृतसर में, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। उतना ही सुकून मुझे सिंघू बॉर्डर पर आके लोगों से मिलके मिलता है। अरे आप समझ लो कि आपके जो महल हैं, आपकी जो कारें हैं, आपकी जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, वो किसानों से ही निकल के आती हैं। जब सरकार कानून कोई बनाती है तो जिन लोगों ने हिंदुस्तान में भुखमरी मिटाई, अकाल मिटाए, उनसे पूछो तो कम से कम। आप उनके हकों को नज़रअंदाज करके व्यापारियों के हकों में कानून तो मत बनाओ। अरे भाई, कोरोना की बात करो तो कोरोना की सबसे बड़ी मुसीबत तो किसानों पर ही आई हुई है। उसकी मांगे मान लो ताकि किसान अपने घर जाके हिफाजत से रह सके। किसान जान की बाजी लगा के बैठा है यहाँ पे। पंजाब न्यूज़ देख रहे ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਪਿਨ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, IIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਿਕਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੱਤਰਿਕਾ ਵੰਡ ਰਹੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। नमस्कार जी। नमस्ते बेटा। पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। मैं विपिन त्रिपाठी हूँ और मैं दिल्ली IIT में फिजिक्स पढ़ाता था। 2013 में रिटायर हो गया। 5 साल और काम किया वहाँ पे एज ए ऑनरेरी प्रोफेसर। लेकिन मैं पिछले 30 बरस से एक ही मुद्दे पे काम करता रहा कि हमारे हिंदुस्तान में धर्म के नाम पे घृणा बहुत है तो वो मिट जाए। लेकिन मैंने महसूस किया कि इस घृणा के पीछे हिंदुस्तान का एक संगठन, बड़ा संगठन भी है, लेकिन हिंदुस्तान का जो ख़ास तौर से मंडियां हैं, व्यापारी है, वो इनको मदद करता है। हिंदुस्तान का अफसर वर्ग मदद करता है। इस बीच में मैंने महसूस किया, जब मेरे पिताजी गुजर गए तो मैं अपना खेती भी करता था गांव में, अनाज बेचने जब मंडियों में जाता था तो मेरी ज़ुबान नहीं होती थी। तो मुझे लगता था कि मैं 70-80 हज़ार रुपये की लागत लगाता हूँ और बामुश्किल से मुझे 10,000 रुपये 15,000 रुपये साल में फ़ायदा होती है। तो चूँकि मुझे तो पेंशन मिलती है तो मेरी तरह तो गुजारा हो जाता है। लेकिन मेरे साथ में हमारे गांव के लोग जो फसल बेचने जाते थे उनका तो गुजारा नहीं हो सकता। तो एक मैंने महसूस किया कि हमारी मंडियां, हमारे व्यापारी और हमारे अफसर और हमारी हुकूमतें दो जुल्म कर रही हैं कि एक तो उनको, किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं दे रही हैं, यानी मंडी में उनकी ज़ुबान बंद है, और दूसरा, उनके अंदर घृणा, धार्मिक घृणा ऐसी पैदा की जा रही है ताकि आदमी आदमी से जुदा हो जाए। ये किसान आंदोलन इन दोनों की काट है। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का हिंदू, मुसलमान, सिख, दलित, सवर्ण, हर कम्युनिटी का आदमी जो खेती से जुड़ा है, मज़दूर बन के या किसान बन के, वो इस आंदोलन के साथ है। तो एक तो लोगों की एकता इसने मजबूत की है और दूसरा, किसानों में पहली मर्तबा मंडियों के सामने बोलने की ताकत आई है। इस आंदोलन ने जुबान दी है, इसलिए मैं इस आंदोलन के साथ हूँ। जी, हमने देखा कि आपके हाथ में जो पुस्तिका है आप वो भी यहाँ पे बांट रहे थे, तो कैसे आंदोलन से जुड़े आप, और ये आपने क्यों सोचा कि मुझे पत्रिका लिख के यहाँ पर बांटनी चाहिए? बेटा, मेरे दिमाग में यहाँ तो बांटने के लिए, यहाँ तो मैं आता हूँ मत्था टेकने। जब मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, स्वर्ण मंदिर है उधर अमृतसर में, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। उतना ही सुकून मुझे सिंघू बॉर्डर पर आके लोगों से मिलके मिलता है, या और भी किसानों के जो धरने वहाँ जाके मिलता है, क्योंकि किसानों के दिल में जो बात भी ज़ुबान से बोलते हैं किसान, उनके अंदर खोट नहीं है। तो जो आदमी ईमान की रोटी खाता है और सच्ची बात करता है वो तो भगवान के सबसे नज़दीक होता है। तो एक तो मैं इसलिए आता हूँ, लेकिन मैं जो पर्चा निकाला वो तो उनके समर्थन में निकाला, लेकिन दरअसल में ये पर्चा निकाला है मैंने आम बाकी लोगों के लिए। इस वक्त दिल्ली के जो तमाम नौकर पेशा लोग हैं उनको किसानों के दर्द का एहसास नहीं है।
अरे आप समझ लो कि आपके जो महल हैं, आपकी जो कारें हैं, आपकी जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, वो किसानों से ही निकल के आती हैं, मजदूरों से निकल के आती हैं। अगर आप उनकी दुख दर्द का एहसास नहीं करेंगे तो आप अपने ऊपर जुल्म करेंगे, आपकी आत्मा मिट्टी में मिल जाएगी। लिहाजा मैं आत्मा जगाने के लिए ये पर्चा निकाला, जिसमें मैंने यही लिखा है कि किसानों की पारिवारिक आमदनी दिल्ली की पारिवारिक आमदनी से 22 गुना कम। जी। देश को अकाल से निजात दिलाने वालों की आवाज़ सुनो। जी। हिंदुस्तान में 1966 में अकाल की सूरत पैदा हो गई थी, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने बुलाया स्वामीनाथन को, कहा कि आप कोई एक क्रांति, हरित क्रांति का, ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्लान तैयार करो। उन्होंने तैयार किया, लेकिन वो कागज़ पे तैयार किया, इम्प्लीमेंट तो उसको किया हमारे पंजाब के किसानों ने, फिर हरियाणा के किसानों ने, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने, और बाद में पूरे मुल्क के किसानों ने। लेकिन जब सरकार कानून कोई बनाती है तो जिन लोगों ने हिंदुस्तान में भुखमरी मिटाई, अकाल मिटाए, उनसे पूछो तो कम से कम। जी। आप उनके हकों को नज़रअंदाज करके व्यापारियों के हकों में कानून तो मत बनाओ। ये जो कानून बने हैं, 3 कानून जो सरकार ने किसी से मशवरा नहीं किया, सिर्फ इतनी बात देखी कि जो बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर हैं वो खेती में किस तरीके से मुनाफा कमा पाए। अरे भाई, आपको सोचना तो ये है कि खेती से जुड़ा मजदूर और किसान किस तरीके से कम जो उसका वाजिब मेहनत लगती है उतना तो कमा ले वो। स्वामीनाथन कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी हुई थी, उसके मुताबिक आपको काम करना चाहिए था, वो तो आपने काम किया नहीं। ऊपर से ऐसा तानाशाही रवैया अख्तियार कर लिया कि आपके किसान आंदोलन के बारे में जो आदमी आवाज़ उठाता है उसको आप देशद्रोही कहने लग जाते हो। 26 जनवरी का जो मार्च निकला, मैं मानता हूँ कि गांधी जी के 1930 के आंदोलन के बाद उतना बड़ा मार्च किसानों का कभी नहीं निकला, और उस मार्च को आपने कहा कि साहब ये देश के खिलाफ है। ये क्या बात है, किसानों को बदनाम करने की साजिश। जी। तो ये तो सरकार की बहुत गलत नीति है। ये इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं अभी 6 मंथ हो चुके हैं किसानों को बैठे हुए, लेकिन किसानों की बात नहीं की जा रही। अभी भी कोरोना की बात की जा रही है, अभी भी बोला जाता है ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कोरोना के पेशेंट मरे, लेकिन किसान भी तो यहाँ पे मरे हैं। किसान 400 से ज़्यादा मरा है अकेले दिल्ली की सरहदों पे। जिम्मेवार कौन होगा? 100% हुकूमत जिम्मेवार है। और अगर दिल्ली में कोरोना की जो मिसमैनेजमेंट चल रहा है उसके लिए भी सरकार जिम्मेवार है, लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि जो किसान यहाँ पर जान की बाजी लगा के बैठा है, अगर आपको कोरोना की फिक्र है तो सबसे पहले किसानों को, जिस वजह से किसान यहाँ बैठा है उसकी मांगे मान लो, ताकि किसान अपने घर जाके हिफाजत से रह सके। किसान जान की बाजी लगा के बैठा है यहाँ पे। ये तो हमारे मीडिया की आंखें फिर गई हैं, उनको दिख नहीं रहा है। अरे भाई, कोरोना की बात करो तो कोरोना की सबसे बड़ी मुसीबत तो किसानों पर ही आई हुई है। गांव-गांव में जो किसान ऑक्सीजन की वजह से मर रहा है, कोरोना तो उसने नहीं होगा, लेकिन सरकार ने ऑक्सीजन जैसी मामूली चीज़ भी गांव के लोगों को मुहैया ही नहीं है। तो गांव की उपेक्षा का जो आलम है, उसी की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए तो आंदोलन है ये। जी। आपने देखा कि पीएम मोदी की बात करते तो उन्होंने फंड रिलीज किया, लेकिन ऑक्सीजन का कोई प्लांट नहीं लगाया। यहाँ तक कि सरदार है जो सिख है वही दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या इनका पर बंद करने का पूरा जिम्मेवारी नहीं थी? 100% थी बेटी, बहुत तुमने सही बात कही। दिल्ली में गुरुद्वारे लगा रहे हैं, एक आध मस्जिद में मैंने देखा कि मस्जिदें भी कर रही है, और गुरुद्वारे तो फ्रंट पर हैं इसमें। तो इसलिए तो हमें इनका एहतराम, इनका एहसान मानना चाहिए कि जिस वक्त आदमी घबराया हुआ है, कोई कहीं से मदद नहीं आ रही है, उस वक्त हमारे कुछ धार्मिक इदारे, हमारे कुछ किसान ही सामने। गुरुद्वारा क्या है? गुरुद्वारा भी आखिर किसानों की जो कमाई है, किसानों की जो तपस्या है, उसी से चलते हैं सब ये गुरुद्वारे। उन्हीं की आध्यात्मिक रूहानियत को ही तो प्रकट करते हैं गुरुद्वारे। गुरुद्वारे अल्लाह ताला ने हमारे गुरु नानक साहब की प्रेरणा से बने हैं। आखिर किस लिए बने हैं? इसलिए बने हैं कि हमारे हिंदुस्तान के आवाम के अंदर इंसानियत जाग जाए, उनकी रूह मर ना जाए, दर्दमंदी पैदा हो उनमें, इसलिए तो गुरुद्वारे बने हैं। और ये गुरुद्वारे इस मामले में पिछले 6 महीने से इतना उम्दा काम कर रहे हैं। ना केवल सिखों को, कोई भी यहाँ आ जाए उनके लिए ऑक्सीजन में कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा, उनके लिए खिलाने में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता।
जो आदमी तप कर रहा है यहाँ पे किसान, वही किसान खाता है और वही पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं खाने, तो उनको वही खिलाया जाता है। ये तो हमें सीखना चाहिए इनसे। कैसे देखते हैं 6 महीने हो गए किसान बैठे, कितनी को बड़ी मांग है इनकी जो अब तक सरकार मान नहीं रही? सरकार की आंखों पे पर्दा पड़ गया है जी। 5 राज्यों की जनता किसान आंदोलन के समर्थन की वजह से, मैं बंगाल गया था, बंगाल में ने जो किसानों की बात रखी, चुनाव के वक्त गया था, मैं 3 बार गया एक हफ्ते के लिए, 5 जिलों में मैंने घूमा। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा था, लेकिन कहता था कि वोट डालने जाओ तो किसानों को सामने रखना। दिल्ली में किसान भूखा बैठा, मतलब ठंड और गर्मी का भोगते हुए तब कर रहा है, और लोगों ने विचार किया। मैं मानता हूं कि इन 5 राज्यों की चुनाव के जो नतीजे आए वो इस बात को जाहिर करने के लिए काफ़ी हैं कि किसान के साथ है हिंदुस्तान की जनता। सरकार को झुकना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे। तो अब जैसे आप किसानी आंदोलन में आते हैं, आपने बोला माथा टेक के नहीं आते, लेकिन 6 महीने से जो बुजुर्ग बैठे हैं सिर्फ उन्होंने एक मांग की है कि हमें मैक्सिमम प्राइस मिलना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब जो लगे हैं उनको पेंशनें भी मिलती है। ठीक है, अगर वो रिटायर हो जाते हैं, आप भी बुजुर्ग, आपको भी पेंशन मिलती होगी, तो ये क्या मांग करते हैं कि हमें पेंशन दे? बेटे किसान, यही तो तपस्या है किसानों की। किसान तो सिर्फ 2 मांग के रख रहा है कि आपने जो 3 काले कानून बनाए वो वापस ले लो, और हमारा जो मंडी में MSP है वो एक तो MSP C2 जो स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन उसके आधार पर तय किया जाए और सारी की सारी फसलों पे लागू किया जाए। ये बेजा मांग नहीं है, ये तो न्यूनतम मांग है इंसानियत का। क्या लगता है ये कोरोना से भी बड़ा है? कोरोना तो टेम्परेरी चीज़ है बेटी, कोरोना तो महीने 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। किसानों की मुसीबत तो अरसे से चलती आ रही है। आपको खुशियाँ हो रही है, कर्जे पे किसान मर रहा है। बेटा समझ लो कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में जब हुकूमत थी अंग्रेज़ों की, हर 10वें साल अकाल पड़ता था और उसमें लगभग 10 लाख से लेके 20 लाख तक लोग मरते थे। 1898 में अकाल पड़ा था, उसमें 1 करोड़ 40 लाख लोग मरे थे। तो हमारी आज़ादी के बाद किसानों ने अपनी मेहनत से भूखमरी से इस मुल्क को निजात दिलाई, वरना करोड़ों लोग मर सकते। ये तो कोरोना क्या, हजारों कोरोना से बहुत भारी चीज़ है ये। आप यहाँ पे आते हो, घूमते हो, बुजुर्ग हो, धूप में घूमते हो, आपको थकावट नहीं होती, आपको गर्मी नहीं लगती? इतनी मोहब्बत मुझे यहाँ मिलती है बेटी कि मेरी थकान का मुझे एहसास नहीं होता। जी, जाते जाते कोई संदेश देना चाहेंगे आवाम को? किसानों के बारे में मैंने गज़ल लिखी थी, उसकी 2 लाइनें सुना दूँ? जी जरूर। 26 जनवरी को जब मार्च निकला तो 28 तारीख को मैं इधर आया और एक दुख था दिल में कि सरकार बदनाम कर रही है जिस आंदोलन की हमें। आपने देखा 2829 को पथराव भी किया, क्या किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ, कितने किसानों को पकड़कर भी ले गए? तो उसी वक्त मैंने एक गज़ल लिखी थी, उसके 2 शेर सुनाता हूँ। जी। ज़मीन तोड़ के सोना उगाने वाले हैं, ज़मीन तोड़ के सोना उगाने वाले हैं, अनाज और दूध की नदियाँ बहाने वाले हैं, सड़क पे बैठे हैं ठंडी की सर्द रातों में, हुकूमतों के ये सर को झुकाने वाले हैं, हुकूमतों के ये सर को झुकाने वाले। दर्शकों ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ AC ਵਿਪਨ त्रिपाठी जी ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਾਲੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।